पहले बात कर लेते हैं वरुण बेवरेज को लेकर के। काफ़ी शानदार जो है हमने यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में जो है मजबूती देखी है। आपको बता दें कि शेयर आज स्प्लिट हुआ है और पिछले कुछ सत्रों के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर एक मोमेंटम बना था। बुधवार को अगर छोड़ दिया जाए, यानी कल को अगर छोड़ दिया जाए, तो लगातार 4 कारोबारी सत्र के अंदर यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। और आज भी हम देख रहे हैं कि या सुबह के समय जो तेज़ी थी वो करीब 5% के आसपास की थी और अभी अब देख रहे हैं करीब 2.5-3% की तेज़ी अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। वरुण बेवरेज सर, आज जो है स्प्लिट हुआ है शेयर, आप फंडामेंटली कैसे देख रहे हैं इस शेयर को और क्या स्ट्रेटजी यहाँ पर होनी चाहिए? अच्छा, शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, रिजल्ट भी कंपनी के अच्छे रहे थे। नहीं, बिल्कुल, अगर फंडामेंटली इस कंपनी को देखा जाए तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स के साथ ये कंपनी करंटली वर्क कर रही है। और जैसे इसके प्लान्स हैं और जैसे वो कैपेक्स को कंसिस्टेंटली ऐड कर रहा है, ये कि और बड़े फ्रेंचाइज़ी यानी कि पेप्सी के फ्रेंचाइज़ी के साथ अगर ये कंपनी है तो इसमें और भी हमें आने वाले दिनों में रिटर्न्स देखने मिलेंगे। करंटली स्प्लिट के बाद थोड़ा-सा हमेशा हमने देखा है कि कुछ ना कुछ सेलिंग बनता है मार्केट में या पर्टिकुलर स्टॉक में, और इसी वजह से शायद ये स्टॉक 850 और 750 के रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आएगा। तो 850 के करीब लेना थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो आपके एंट्री को थोड़ा बेहतर कीजिए। अगर 750 770 के रेंज में अगर ये स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल आप ऐड कीजिए आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लेकिन अगर आपका वेरी लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो बिल्कुल इस स्टॉक में अभी भी बने रहे, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है 850 और 750 की रेंज आने वाले कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक चलती रहेगी। चलती रहेगी। चलिए, अब अगले शेयर पर नज़र डालते हैं जहां पर खबरें हैं और खबरों के चलते यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है और वो एक्शन देखने को मिल रहा है फैक्ट के अंदर। फैक्ट में सर अच्छा मोमेंटम आज हम देख रहे हैं कि बना हुआ है। अभी हम लोग फर्टिलाइज़र को लेकर के बातचीत भी कर रहे थे, जो स्क्रीन पर लेकर के आई है खबर। और फैक्ट में हम जो है शेयर ने तकनीकी चार्ट पर जो है एक ब्रेकआउट दिया है। हालांकि एक खबर भी थी कि सरकार की तरफ से एक पैकेज भी अनाउंस हो सकता है। यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद शेयर में एक बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया है सर। 5 कारोबारी सत्र में करीब 22% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और अच्छे खासे मोमेंटम में है। गुरुवार को भी अगर हम देखें तो करीब 6% से ज़्यादा की तेज़ी एक समय शेयर के अंदर देखने को मिल रही थी और अभी भी अगर हम देखें तो 4.5% की मजबूती इस शेयर के अंदर बनी हुई है। फर्टिलाइज़र ओवरऑल इस सेक्टर के ऊपर आपका व्यू क्या है? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि फैक्ट के अंदर अभी क्या कोई अपॉर्चुनिटी बची हुई दिखाई दे रही है या ये आपको लग रहा है कि रैली काफ़ी आ चुकी है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए? नहीं, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें कप विथ हैंडल जैसा फॉर्मेशन बना है और उसके बाद का ब्रेकआउट है, वो ब्रेकआउट भी वैलिड हुआ है क्योंकि ब्रेकआउट के बाद बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से और अपसाइड की बिल्कुल गुंजाइश रखता है, अपसाइड लेवल्स दिखा सकता है। 392 के करीब ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट्स अभी इसमें बने रहेंगे, जो ब्रेकआउट के लेवल्स थे वो 355, 360 के। उन लेवल्स के करीब अगर आता है तो बिल्कुल इसे वापस दोबारा लॉन्ग करके चल सकते हैं। और अगर यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट्स है तो आप उसमें बने रहिए। हमें लगता है कि 450 से लेकर 460 के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो काफ़ी अच्छी अपसाइड एक्सपेक्टेड है, तो करंट लेवल से इसमें बने रहिए। हम्म। चलिए, अब जरा अगले शेयर पे जरा नज़र डालते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं और ये जो खबर निकल करके आई है वो निकल करके आई है एसजेवीएन को लेकर के। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के महाजनकों के साथ इन्होंने करार किया है और ये जो करार किया गया है जीवन की तरफ से, ये 5000 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने के लिए किया गया है। और इस खबर के चलते हम देख रहे थे कि आज यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाया गया है। महाराष्ट्र के अंदर ये ग्रीन प्लांट लगाया जाएगा, 5000 मेगावाट का प्लान होगा। सर, एसजेवीएन को कैसे देख रहे हैं? आज हम देख रहे थे सुबह करीब 3% के आसपास से ज़्यादा की तेज़ी थी। अभी भी अगर हम देखें तो एसजेवीएन के अंदर जो मजबूती बनी हुई है करीब 2% के आसपास की। आप इस कंपनी को अगर ट्रैक करते हो तो आपकी टिप्पणी इस पर? बिल्कुल, तो देखिए अगर ओवरऑल पावर सेक्टर की अगर बात करें तो सभी में मोमेंटम बना हुआ है, काफ़ी सारे ऑर्डर्स इश्यू हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अगर बढ़ रहा है, और जैसे आपने इस बार के आईआईपी के नंबर्स देखे होंगे तो उसमें भी हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर्स थे वो बढ़ के आए हैं। अगर ये ट्रेंड अगर जारी रहा तो पावर का कंजम्पशन और बढ़ेगा और इवेंचुअली हमें लगता है कि जो इंडिया की जो स्टोरी है वो इसी के ऊपर निर्धारित करती है कि हम कितने मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये सब इकोनॉमिक रीजन है तो मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में तेजी बनेगी।
3940 यानी कि काफ़ी चल चुका है वैसे स्टॉक। ये स्टॉक कभी ₹20 में ट्रेड किया करता था विपुल जी। हुँ, अभी अभी ₹40 के करीब आ चुका है। मैं ये कहूँगा कि कुछ करेक्शन अगर आए तो बिल्कुल इसे ऐड कीजिए या तो फिर एक ग्रेजुअल या तो एक एसआईपी सॉर्ट ऑफ रखिए इसमें। कोई करेक्शन आएगा तो इसमें खरीदें और टारगेट्स हमें लगता है कि ये इवेंचुअली ₹60 के दर्ज कर सकता है। तो अपसाइड डेफिनिटली है, लेकिन करेक्शन में भी मुझे लगता है कि इसे अगर खरीद के चलते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक। तो करेक्शन में अगर आप इसे खरीदते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए अब अगले शेयर पे बातचीत कर लेते हैं और वी-मार्ट के ऊपर भी कुछ एक खबरें हैं, उन पर नज़र डालते हैं। तो वी-मार्ट पर यहाँ पर ये है कि शेयर में करीब 2 कारोबारी सत्र के अंदर 2 बड़ी ब्लॉक डील हुई हैं और करीब 1900 के भाव पे यहाँ पर 1990 के भाव पर जो है करीब 3% शेयर जो है वो प्रोमोटर्स की तरफ से बेचे गए हैं और ये खरीदारी हुई है और 5 कारोबारी सत्र में यहाँ पर हमने देखा है कि करीब 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। 1990 में सर प्रमोटर की तरफ से शेयरों को हल्का किया गया है और यहाँ पर ब्लॉक डील 2 दिन के अंदर काफ़ी देखने को मिली है। आज भी हम देख रहे हैं कि जो है मजबूती बनी हुई है। पौने 7% की तेज़ी करीब 5 कारोबारी सत्र के अंदर यहाँ पर देखने को मिली। वी-मार्ट के अंदर ये रिकवरी कैसे देख रहे हैं आप? और प्रमोटर ही हल्के कर रहे हैं अपने स्टेक को, ये मतलब नेगेटिव खबर के बावजूद यहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वजह क्या है सर? बिल्कुल, तो देखिए थोड़ी-सी ये दिक्कत वाली बात है ज़रूर। चूँकि ये माल ये जितना भी उनका सेलिंग था वो एब्ज़ॉर्ब अगर हो गया है तो इसी वज़ह से स्टॉक्स में हमने अपसाइड देखी है। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि जब प्रमोटर्स अपने स्टेक को अगर कम कर रहा है तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतना उतना ही ज़रूरी है। मैं कहूँगा इन लेवल्स पे आप या तो निवेश ना करें या तो अगर करना भी है तो उसका फाइनल स्टॉप लॉस रखिए जो इसके अभी इमीडिएट लोवेस्ट लेवल्स बने थे वो। तो तकरीबन 1950 के लोवेस्ट लेवल्स इसमें बने थे। 1950 का स्टॉप लॉस रखें और कोई भी अगर आपको निवेश करना है तो कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक कभी पास्ट में 4,500 5,000 के करीब ट्रेड करता था, तो काफ़ी एक अपसाइड डेफिनिटली है। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो न्यूज़ फ्लो है वो उतना सकारात्मक नहीं है। जी। चलिए एक और शेयर पे ज़रा खबरें निकल कर के आ रही हैं और लगातार इसको हमने कई बार जो है चर्चा भी की इस पर सर, और ये है ब्राइटकॉम का शेयर, जिसमें अपर सर्किट जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालाँकि कल एक नेगेटिव खबर यहाँ पर आई कि सेबी ने कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। लेकिन जो है कंपनी के जो तमाम प्रमोटर्स हैं, जो परिवार के मेंबर्स हैं, उन सब पर ये जुर्माना लगाया गया और जुर्माना भी काफ़ी गंभीर आरोपों पर कि इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। लेकिन फिर भी कल भी अपर सर्किट लगा, आज भी अपर सर्किट लगा। ये हो क्या रहा है ये ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर? 11 में से 10 सेशन ऐसे रहे हैं जहां पर कि हमने देखा है कि शेयर में तेज़ी बनी हुई है। 90-92% की तेज़ी जो है आ चुकी है पिछले 1 आध महीने के अंदर। अभी इन लेवल्स पे जो है क्या करना चाहिए? ₹29 पे शेयर अभी ट्रेड करता हुआ आज भी अपर सर्किट में ही लगा हुआ है शेयर ये। क्या सलाह रहेगी सर? पहले गिरा बुरी तरह, अब चल बेतहाशा तरीके से रहा है। इस तरह के शेयरों पे आपकी क्या राय रहेगी? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि अगर जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ है उन स्टॉक से बचें क्योंकि इवेंचुअली फिर उन सभी स्टॉक्स में हमने देखा है कि कोई ना कोई करेक्शन आता है और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑलरेडी सेबी ने और बाकी जितने भी अथॉरिटीज है उन्होंने इसके ऊपर आरोप तय कर लिए हैं। हुँ, तो जब आरोप तय हो चुके हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें से बचे। अगर अनसर्टेनिटी में अगर होता, अगर सेबी बोलती कि मैं इसके ऊपर डिसीजन देने वाली हूँ या मैं फ्यूचर में डिसीजन इसका आएगा, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि तब ये स्टॉक शायद चल सकता है और उसमें बने रह सकते हैं। लेकिन हुँ। जब क्लैरिटी आ चुकी है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इससे बचें और ऐसे स्टॉक्स में निवेश ना करें। ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए, लेकिन सवाल लोग भेजते रहते हैं तो मैंने कहा कि खबरें वाले शेयर हैं, इस बिल्कुल, पर जो है चर्चा जो है बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उनको जो बताना भी उतना ही ज़रूरी होता है बिल्कुल बिल्कुल, जी, आई बिल्कुल, फुल्ली एग्री बिल्कुल। विद यू। क्योंकि यस। बहुत लोग ऐसा होता है कि मौका ढूँढते हैं कि जैसे अपर सर्किट खुले तो हम भी रैली में शामिल हो जाएँ, हाँ, लेकिन वहाँ बड़ा नुकसान हो सकता है सर। आप सभी लोगों के लिए सलाह यही है श्रीकांत जी की तरफ से कि ऐसे शेयरों से दूरी बना कर के रखें। एक और शेयर ज़रा लेकर के आइए और वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में सर खबर है कि यहाँ पर इन्होंने कोलकाता के प्राइम लोकेशन में इन्होंने एक लैंड पार्सल लिया हुआ है और ये करीब 1200 करोड़ रुपए में जो है डेवलप किया जाएगा। न्यू अलीपुर के अंदर इन्होंने 7.44 एकड़ का लैंड पार्सल जो है वो हाईएस्ट बिडर हैं उनकी, तो वो खरीदेंगी ये। और यहाँ पर हमने देखा कि ज़मीन पर लग्जरी रिहायशी मकान बनाने के लिए ये ज़मीन जो है इन्होंने खरीदी है और काफ़ी पॉश एरिया है
और इसके चलते आज काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर। रियल एस्टेट पे अभी हमने थोड़ी सी चर्चा की भी थी। ओवरऑल प्रॉपर्टी रियल एस्टेट शेयरों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन आज खास तौर से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी रैली बनी हुई है और अच्छी रैली पहले भी आ चुकी है। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सर? क्या अभी भी यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं? इस तरह की खबरों के बाद अभी भी 4.5% ऊपर है। एक महीने में करीब 13-14% की रैली ऑलरेडी आ गई है। पिछले 4-5 दिनों में 9-10% का रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखा है। बिल्कुल, तो देखिए अगर न्यूज़ फ्लो को देखें तो वो तो काफ़ी सकारात्मक है। बट साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन और डिलीवरी में एक्सपर्ट है। जितने भी प्रोजेक्ट्स लेती है वो डिलीवर कर लेती है और काफ़ी अच्छा रेप्यूटेड नेम है। बट साथ ही साथ बिकॉज़ कि काफ़ी अच्छा नेम है और कई सारे पैरामीटर्स में ये कंपनी फिट होती है, तो मुझे लगता है कि उसके वैल्यूएशंस भी उतने ही महँगे रहते हैं बिकॉज़ सभी को इस स्टॉक को लेना होता है। तो अभी हायर वैल्यूएशन के साथ अभी ये कंपनी ट्रेड कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी निवेश करना है, तो वो निवेश कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि का नज़रिया रखें। आई कैन से इन फैक्ट कि मोर देन 12 मंथ्स का व्यू रखें क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यूएशंस के साथ, एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ ट्रेड कर रही है। बट अगर ऐसे डेवलपमेंट्स अगर आते जाएँगे, तो फिर इसका जो लैंड पार्सल है, वो बढ़ते जाएगा और इसके जो डिलीवरीज़ रहेंगी, वो और बढ़ेगी। तो एक अलग से उसका एक बेनिफिट कंपनी को मिलता है और इन्वेस्टर को भी मिलता है। हुँ। सो ये बोलना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से मैं ये कहूँगा कि इस लेवल पे आप 50% खरीदें और कोई करेक्शन अगर आता है, कोई डीप करेक्शन अगर आता है, यानी कि 1200 साढ़े 1200 के करीब अगर ये स्टॉक आता है, तो उस वक़्त इसमें और खरीदारी बनेगी। लंबी अवधि में हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस ग्रेजुअली धीरे-धीरे 1800-1900 के लेवल्स दिखा सकता है। ठीक। तो यहाँ पे जो है अभी चूँकि रैली काफ़ी आ चुकी है, तो 50% के आसपास अगर आप खरीदारी करना चाहें तो करंट लेवल पे कर सकते हैं। बाकी बड़ी गिरावट अगर आ जाए, उसके बाद आप दोबारा एंट्री इसमें कर सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर निकल के आती हुई। इस बीच चलिए परशुराम जी का ज़रा प्रश्न स्क्रीन पर दिखा दीजिए। यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने ये प्रश्न भेजा है हमें और परशुराम जी जानना ये चाह रहे हैं कि येस बैंक के 5000 शेयर इन्होंने ₹15 के भाव पर लिए हुए हैं और ये कह रहे हैं ये 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं। तो 3 साल का नज़रिया यहाँ पर इन्होंने अपनाया हुआ है। येस बैंक के अंदर खरीदारी इन्होंने की हुई है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? येस बैंक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। देखिए, अगर 3 साल का व्यू है, तो 3 साल के अंदर तो बहुत सारे चेंजेस आएँगे। हुँ, बट जैसे हमें लगता है कि ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो तेज़ी बनी है और जैसे इसके इस बार के जो नंबर्स आ रहे हैं, जो उन्होंने क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाया है, हर एक पूरे बास्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसे देख के हमें लगता है कि जितने भी स्टॉक्स हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, उन सभी में हमें परफॉर्मेंस इवेंचुअली देखने मिलेगा। और चूँकि इनका नज़रिया 3 साल का है, तो मैं कहूँगा कि आप इसमें बने रहें। 3 साल में हमें नहीं लगता कि इसमें डाउनसाइड ज़्यादा है क्योंकि इसकी जो फेयर वैल्यू है, वो फेयर वैल्यू तकरीबन 15-16 रुपए के करीब की है। तो अभी एकदम फुल्ली वैल्यूड लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है। जी। तो यहाँ से जो बढ़ने की जो इसमें गुंजाइश है, वो काफ़ी धीमी हो सकती है। बट अगर ओवरऑल सेक्टर में अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस अगर बना रहे, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो 3 साल का नज़रिया रखिए, तब आप इसे होल्ड कर सकते हैं। 3 साल का नज़रिया रखिए। ये जो है आपके लिए सलाह यहाँ पर है परशुराम जी। और इस बीच हम देख रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है वो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा निवेश आ रहे हैं। इवन विदेशी निवेशकों को भी छोटे और मझोले शेयर ज़्यादा भा रहे हैं। कौन से वो शेयर हैं, ये तमाम जानकारी लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शौर्य हर रोज़ आते हैं हमारे साथ कुछ नई रिसर्च लेकर के। शौर्य, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं और जो हम देख रहे हैं कि तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, वहाँ मोमेंटम लगातार बना हुआ है। बहुत सारे शेयर एक-एक महीने में डबल भी हो रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े आपके? जी, अगर बात करें तो हाँ, सही बात है। मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। और इसका मतलब एक तो ये कहने की बात है, जो म्यूचुअल फंड, ये है म्यूचुअल फंड का डेटा, जो म्यूचुअल फंड, तो उससे पता चलता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्वालिफाइड स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर्स हैं, उनका अब खाली कुछ सेक्टर्स पे फोकस नहीं है, वो ओवरऑल ब्रॉड मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक थीम में जाता है, वो फ्यूचर को लेकर, पूरे मार्केट को और पूरे इकोनॉमिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। इसीलिए वो उन कंपनियों में पैसा लगाने में भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं जो हमें आगे जाके अच्छा रिटर्न देंगे और बढ़ते हुए नजर आएंगे और जो कि रिस्की हैं, यानी रिस्क एपेटाइट म्यूचुअल फंड्स के ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो सबसे पहले ये जो एक नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने एक रिसर्च में कंपाइल करा था कि कौन कौन
कौन सी कंपनी ऐसी हैं जिनमें आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि स्मॉल कैप में वो कौन कौन सी कंपनी है जिनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो स्मॉल कैप में अगर बात करें तो कल्पतरु प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला 300 करोड़ का, फिर बिरला सॉफ्ट हो गया, फिर अस्त्रा माइक्रोवेव, सफारी इंडस्ट्रीज, इंजीनियर्स इंडिया। ये 5 कंपनियां हैं जिनमें अच्छा खासा हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। अब अगर इसके आगे देखें तो अगले उसमें ये पता चलता है कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनमें हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिखा है मिड कैप शेयर। सॉरी 1 मिनट के लिए आपको रुकना चाहेंगे, या एक बार फिर से स्मॉल कैप के जरा शेयर लेकर के आइए, ताकि एक छोटी सी टिप्पणी श्रीकांत सर से भी ले लें कि उनके पसंदीदा शेयर इन स्मॉल कैप में क्या है, उसके बाद मिड कैप पे आते हैं। जरा स्क्रीन पे दिखाइए जरा ये। हाँ, तो इसमें सर कल्पतरु प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी शौर्य डेटा लेकर के आए हैं, उसमें बिरला सॉफ्ट है, 260 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, एस्ट्रा माइक्रोवेव है, सफारी इंडस्ट्रीज़ है, इंजीनियर्स इंडिया है। ये जो है करीब 5 शेयर ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड की तरफ से निवेश किया जा रहा है। आपकी नज़र में इनमें से कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि खरीदारी जिसमें की जानी चाहिए, या फंडामेंटली आप कैसे देख रहे हैं इन कंपनियों को? किसी पर टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल, तो देखिए इसमें से 1 या 2 स्टॉक्स बिल्कुल काफ़ी प्रॉमिसिंग सेक्टर्स है, जैसे कि कल्पतरु प्रोजेक्ट्स है या एस्ट्रा माइक्रोवेव है। वहाँ पे हमें लगता है, या सफारी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे लगता है कि बिल्कुल जो फ्यूचरिस्टिक व्यू से अगर इसमें अगर निवेश करके चले तो काफ़ी अच्छे फायदे हो सकते हैं और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। कल्पतरु प्रोजेक्ट जो तकरीबन अभी ट्रेड कर रहा है समवेयर क्लोज टू ओके, बट ओवरऑल हमें लगता है कि इन तीनों स्टॉक्स में आप करके इन्वेस्टमेंट्स करके चल सकते हैं। जी। बिरला सॉफ्ट भी हमें वैसे अच्छा लगता है क्योंकि इस बार के उसके नंबर्स काफी अच्छे थे, और लगता है कि जैसे कमेंट्री प्रमोटर्स ने दी है, हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक अपसाइड की गुंजाइश डेफिनेटली है। लेकिन चूंकि ओवरऑल आईटी सेक्टर प्रेशर में है, तो मैं ये कहूंगा कि आप सफारी, कल्पतरु और एस्ट्रा के ऊपर ध्यान रख के चलिए, ठीक है, तो ये 3 वहाँ पे शेयर। अच्छे मौके बनेंगे। जी, तो सफारी, कल्पतरु, ये वो ऐसे शेयर हैं, एस्ट्रा माइक्रोवेव, जो कि श्रीकांत जी को भी पसंद आ रहे हैं। अब थोड़ा अपने आंकड़े को थोड़ा और बढ़ाइए शौर्य, और बताइए अगला डेटा क्या कुछ कह जी। रहा है। अब अगला डेटा देखते हैं कि मिड कैप में कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनमें अच्छा खासा निवेश होता हुआ नजर आया है। तो एक कंपनी जिसमें सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है मिड कैप में म्यूचुअल फंड द्वारा, वो है मान्यवर। मान्यवर में 1200 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नजर आया है। फिर उसके बाद आता है कोफोर्ज। कोफोर्ज में भी 1000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हुआ है। फिर है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जी एंटरटेनमेंट और सीआई ऑटोमोटिव। इसमें आप देखें तो काफ़ी डिफरेंस है। कोफोर्ज और मान्यवर में ऐसा लग रहा है कि बाकी 3 शेयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा निवेश हुआ है। तो इसका लग रहा है कि ये 2 शेयर ऐसे हैं जिनमें निवेशक इंटरेस्टेड और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। जो है मान्यवर के अंदर अभी अगर देखा जाए तो आज भी अच्छी तेज़ी है, 2-2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। कोफोर्ज के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे सर। क्या ये नतीजे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड कर रहे हैं? अभी भी 4500 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ, और पिछले 1 महीने में 11% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है शेयर ने, और पिछले 6 महीने में 18-19% का रिटर्न आया है। आपको इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है? और ख़ास तौर से मान्यवर और कोफोर्ज पे अब ये नई नई जो थीम आ रही है, उसमें क्या निवेशकों की रुचि ज़्यादा बढ़ रही है या म्यूचुअल फंड्स की रुचि ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, जैसे भी आपके एडिटर ने बताया, और कि यहाँ से जो इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा एक्सपेक्टेड है, और ऑलरेडी करंट अगर लेवल्स पे देखा जाए तो इकोनॉमी का प्रदर्शन वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा चल। अगर ये चीजें अगर कंटिन्यू होती है तो यकीनन जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो उन स्टॉक्स में जाएगी जहाँ पे फ्यूचर में अपसाइड काफी बड़ी दिखती है। तो हमें लगता है कि ये जो मान्यवर है या कोफोर्ज है, दोनों में जो ये निवेश आया है वो बिल्कुल मुझे लगता है कि इन लाइन विद दी एक्सपेक्टेशंस है। बिल्कुल इन लेवल्स पे भी खरीदे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मान्यवर के बाद बाकी कई सारे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स जो थे, उन सभी ने इस पर्टिकुलर बिजनेस में एंटर करने की अभी कोशिश की है, और इसी वजह से हमें लगता है कि मान्यवर को उसका बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ कोफोर्ज अगर देखा जाए तो इसकी जो मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और इस बार भी अगर आप देखें तो इतने बड़े करेक्शन में ये स्टॉक ने अपने आप को काफी अच्छी तरीके से सर्वाइव किया है। हमें लगता है कि इसमें एक टेक्निकल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाई को छू सकता है। थोड़ा वक्त लगेगा बिकॉज आईटी में प्रेशर बना हुआ है, लेकिन इन दोनों में आप निवेश करके चल सकते हैं अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो।
चलिए, तो इन दोनों में निवेश करके चल सकते हैं अगर लंबी अवधि का नजरिया है। और क्या कुछ आंकड़े हैं शौर्य जी आपके अभी पास? हमने देखा था कि खरीद में क्या है, अब इस पे आते हैं कि वो कौन से शेयर है जिनमें म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा बिकवाली करी है। तो इसमें अगर बात करें मिड कैप से, तो जिस कंपनी में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है मिड कैप सेगमेंट में वो है सोना BLW। इसमें 880 करोड़ की बिकवाली हुई है। इसका जो बाकी कंपनी है मदरसन सुमी, सेल, साइंट, सुप्रीम, उनमें फिर भी कम हुए और आसपास है, लेकिन सोना BLW ऐसी कंपनी लग रही है जिससे मिड कैप शेयर में म्यूचुअल फंड अच्छा खासा अपने आपको दूरी हट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, सोना BLW में ये म्यूचुअल फंड की तरफ से इतनी बिकवाली क्यों हो रही है? क्योंकि ये जिस सेगमेंट में काम करती है उस सेगमेंट को लेकर के तो आंकड़े काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बिकवाली की आप कोई वजह देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की तरफ से जो बिकवाली हो रही है? और पिछले 1 महीने के अंदर करीब 6% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न भी यहाँ पर देखने को मिला है। मदरसन सुमी भी उसी सेक्टर से आती है, वहाँ पर भी बिकवाली हुई है, हालांकि ये बिकवाली थोड़ी कम है, 270 करोड़ के आसपास की है। चलिए, सेल का समझ में आता है कि यहाँ पर जो है मेटल शेयरों को लेकर थोड़ा सा संभावनाएं, थोड़ी सी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। साइंट हालांकि बहुत अच्छे मुझे लगता है शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, क्योंकि ये शेयर ने तो बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है। आपकी राय सर इस आंकड़े पे? नहीं तो देखिए क्या होता है कि जैसे सोना BLW की बात करें, सोना कॉम की अगर बात करें, तो वहां पे एक बीच में बड़ा ब्लॉक डील हुआ था। और उस ब्लॉक डील के बेसिस पे इसमें कुछ जो स्टेक था वो कम हुआ था, और इसी वजह से इस स्टॉक में हमने इतनी बड़ी बिकवाली देखी है। अदरवाइज मुझे लगता है कि स्टॉक वैसे स्टेबल हो चुका है। और जैसे जैसे मार्केट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप ये भी ध्यान रखें, मैं निवेशकों को ये कहना चाहूंगा, हमारे ऑडियंस को, कि ऐसा मत समझिए कि ये लगातार बढ़ते जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ सेलिंग आएगी, प्रमोटर्स की तरफ से भी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि उनको भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल ऑटो एंसिलरी में तेजी बनी रहेगी, क्योंकि ओवरऑल ऑटो सेक्टर में तेजी बनी है। और जैसे इलेक्शन अभी अराउंड द कॉर्नर है अगले साल, तब हमने स्पेशली देखा कि इन सब पर्टिकुलर सेक्टर्स में अच्छा खासा निवेश आता है, या तो मैं तो कहूंगा एटलीस्ट उनका सेल्स तो बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में ये सब ऑटो एंसिलरीज परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। स्टील अथॉरिटी में दिक्कत ये है कि इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्कुल बना रहेगा। वो दाम बढ़ा नहीं सकेंगे जैसे प्राइवेट प्लेयर्स अपने दाम बढ़ाते हैं वैसे, तो इसी वजह से स्टॉक प्रेशर में है। अदरवाइज साइंट हमें लगता है कि ये परफॉर्मेंस अच्छा दिखा सकता है, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस अच्छा देखने मिलेगा। तो एक बिकवाली हुई है, लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि इसमें ये हेल्दी करेक्शन अगर हो चुका है, या अगर अगर यहाँ पे लंबी अवधि का नजरिया है, तो बिल्कुल आप इसे एज अ करेक्शन पकड़ के चल सकते हैं। एज ए करेक्शन पकड़ के चल सकते हैं। चलिए, तो ये राय निकल के आती हुई आंकड़े समाप्त हुए, और भी आंकड़े हैं आपके जी अभी पास? एक आंकड़ा और है कि स्मॉल कैप में कौन सी कंपनियां हैं जिनमें अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है। तो स्मॉल कैप में जिस कंपनी से तो बिकवाली हुई है वह मन्नापुरम फाइनेंस, उसमें 210 करोड़ की बिकवाली हुई है। फिर आता है बिरला कॉर्पोरेशन 100 करोड़ की। अब मैं मन्नापुरम फाइनेंस से पहले बात भी करी थी, कहा था कि अच्छी कंपनी है, गोल्ड होगा तो प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए फिलहाल उससे निवेशक दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मनापुरम फाइनेंस में बिकवाली हुई है, बिरला कॉर्पोरेशन में बिकवाली की गई है, सिटी यूनियन बैंक में बिकवाली की गई है, या CSC में बिकवाली हुई है, छोटी थोड़ी बिकवाली जो है GNFC के अंदर भी हुई है। सर, इनमें से कोई कंपनी जो कि आपको ज़्यादा जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं गिरावट अभी बाकी हो, और जहां पर ऐसा आपको लग रहा हो गिरावट हो चुकी है, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, कोई कंपनी अच्छी लग रही है? नहीं तो मुझे लगता है कि मन्नापुरम से फिलहाल दूरियां बनाए रखे, क्योंकि वहां पे जो भी न्यूज फ्लो थे वो न्यूज फ्लो उतने कंपनी के लिए सकारात्मक नहीं थे। तो मुझे लगता है कि मन्नापुरम से बिल्कुल हमें दूर रहना जरूरी है। अगर उसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर कोई स्टॉक देखना है, तो मुथूट फाइनेंस आप वहां पे फोकस करके चल सकते हैं। बिरला कॉर्पोरेशन, यहाँ पे हमें लगता है कि यस, यहाँ पे कुछ बिकवाली हुई है, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्टर का जो आने वाला फ्यूचर है वो काफी ब्राइट लग रहा है। तो इसीलिए हमें लगता है कि बिरला कॉर्पोरेशन में आप इसे एज अ करेक्शन अपॉर्चुनिटी पकड़ के चल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी पकड़ के चल सकते हैं। तो ये था लेखा जोखा पूरे मिड कैप और स्मॉल कैप में, कहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, कहाँ बिकवाली हो रही है, लेकिन ये है कि रडार पे लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप बने हुए हैं। ये तमाम आंकड़े इंडिकेट कर रहे हैं। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी रिपोर्ट आप लेकर के आए और बहुत विस्तार से आपने एक्सप्लेन किया। और अंपायर के रूप में जो है हमारे साथ श्रीकांत जी थे, और उन्होंने बताया कि वाकई में क्या रणनीति यहाँ पर अपनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए शौर्य। लेकिन कुछ एक मिनट बाकी हैं, फटाफट जो है अगले 7-8 मिनटों में जो कुछ एक सवाल ले लेते हैं। काफ़ी सारे दर्शक हमारे नाराज़ हो रहे हैं। रचित जी कह रहे हैं मेरा पूरा सवाल नहीं लिया। अरविंदो फार्मा के शेयर मैंने ले रखे हैं, उस पर मुझे क्या करना चाहिए? अरविंदो फार्मा पे सर टिप्पणी कर दीजिए। रचित जी बड़े नाराज़ हो रहे हैं
कि काफ़ी लंबे समय से, और इनको लगातार कोई सलाह दे रहा है कि आप अलेम्बिक फार्मा खरीद लीजिए। ये फ्रीक मैन के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। सर, सलाह देने के लिए अधिकृत रूप से जो है यहाँ पर श्रीकांत जी मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने प्रश्न श्रीकांत जी से पूछें आपस में, किसी भी तरह की मिसगाइड किसी को ना करें। वो एक्सपर्ट हैं, वो दिन भर यही कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने अध्ययन किया हुआ है, तो उन्हीं को ही बताने दें। सर, अरविंदो फार्मा पे आपका व्यू सर। बिल्कुल, तो देखिए अगर औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन कंपनी ने काफ़ी हद तक कई सारे मामलों के ऊपर क्लैरिटी दे दी है और उसके बाद इसमें तेज़ी बन रही है। तो मुझे लगता है कि ये तेज़ी और बनेगी। लेकिन अगर बेस्ड ऑन चार्ट्स अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि 730 के करीब इसमें काफ़ी बड़ी बिकवाली हुई थी पास्ट में। यानी अगर आप 2022 के चार्ट्स को देखते हो या प्राइस पैटर्न को देखते हो, तो 2022 में इसमें काफ़ी बड़ी बिकवाली हुई थी ₹730 में। तो उन लेवल्स के करीब अगर आता है तो एक बार आप उसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं और आपको जो निवेश करना है आप एलेम्बिक फार्मा में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तेज़ी के मैं कह सकूँगा कि मौके बन रहे हैं। कल ही के दिन में इसने काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बनाया था, आज उसमें एक ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना हुआ है। तो बिल्कुल आप एलेम्बिक फार्मा को भी खरीद के चल सकते हैं। मेरा कहना यही होगा कि आपका नज़रिया कम से कम 6 से 12 महीने का होना ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स अपने इम्पोर्टेंट लोज से, यानी कि ₹400 के करीब था ये स्टॉक एपीएल, अभी 600 के करीब आ चुका है। तो अगर इसमें करेक्शन आ सकता है, अगर मार्केट में करेक्शन हुआ तो। लेकिन 6 से 12 महीने का व्यू होगा तो बिल्कुल अपसाइड भी देखने मिलेगी। सर, इस बीच जो है एक एक्सिस बैंक को लेकर खबर थी, वो शायद हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, और ये खबर ये है कि बैन कैपिटल जो है वो कंपनी के अंदर अपना हिस्सा बेचेगा। 0.7% स्टेक बेच करके कंपनी को उम्मीद है $26.7 करोड़ के अंदर ये बेचा जाएगा हिस्सा। एक्सिस बैंक पे और इस खबर पे कोई टिप्पणी अगर आप करना चाहें सर तो। आज बिल्कुल, तो ये एक मैं कह सकूँगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जैसे-जैसे मार्केट ऊपर आते जाएगा, वैसे-वैसे हम कुछ सेलिंग भी देखेंगे कंपनीज़ की तरफ से, बिकॉज़ उनको भी पैसा रेज़ करना है और अच्छे वैल्यूएशंस के लिए कंपनीज़ भी वेट करती है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो माल बेचा जा रहा है वो वापस स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहा है इस पर्टिकुलर मार्केट में, और इसी वजह से हमें लगता है कि इसमें डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है। अपसाइड में डेफिनिटली ये स्टॉक 1050-1100 के लेवल्स दिखा सकता है, जो कंपेरेबल लेवल्स है, यानी कि बाकी प्राइवेट बैंक्स के साथ। तो करंट लेवल से अगर कोई करेक्शन अगर आ जाए अगर स्टॉक में, तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है, और अगर करंटली अगर आप निवेशक अगर हो तो आप इसमें बने रहिए। अभी बने रहिए, 1050 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। माफ़ कीजिएगा। आपके पसंदीदा शेयर जाने उससे पहले राजीव सनवाल जी का भी एक प्रश्न ले लेते हैं। तानला प्लेटफॉर्म पे के ऊपर इनका प्रश्न है। तानला पे काफ़ी इधर कुछ दिनों से वो न्यूज़ में भी रहा, और पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी भी आती हुई दिखाई दी है। आज अगर देखें तो लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन लाल निशान में कामकाज करता हुआ 5 दिन के अंदर 17 साढ़े 17% की तेज़ी देखने को मिली है। एक महीने में 48% शेयर चला है सर, और अब ये कह रहे हैं कि क्या एंट्री मेरे लिए सही रहेगी। एंट्री लेना चाह रहे हैं, पहले से निवेशित नहीं है, तो इतनी तेज़ी के बाद क्या खरीदना चाहिए तानला? तो देखिए अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी स्टॉक्स है, उसमें से एक ये स्टॉक शामिल है उसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, और इसी वजह से हम कुछ तेजी देख रहे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट्स में देखें या बाकी जितने भी वर्ल्ड मार्केट्स है, वहाँ पे इन सब स्टॉक्स में तेजी बनती जा रही है। इसका बेनिफिट, इसका जो भी फायदा है वो इसको भी मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि फंडामेंटली हमारे कवरेज में नहीं है तो थोड़ा बोलना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर अगेन लंबी अवधि का नज़रिया है तो आप एक छोटी क्वांटिटी के साथ आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं। तो छोटा-सा इन्वेस्टमेंट रखिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक अपने पूरे फॉल का रिट्रेसमेंट कुछ कर सकता है, और अगर ये रिट्रेसमेंट करने अगर रियल में अगर शुरू करता है, तो फिर 1400-1500 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। तो आप थोड़ा-सा छोटा-सा निवेश कीजिए और लंबी अवधि का नज़रिया। बहुत से दर्शक हमारे ऐसे होते हैं श्रीकांत जी, जो कि इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि उनको जाते-जाते कुछ अच्छे-अच्छे शेयर जो है जानकारी के लिए मिलेंगे, ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को और खूबसूरत बना सकें। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज हमारे दर्शकों को आप कौन से शेयर जो हैं वो तोहफे में देना चाह रहे हैं, और वहाँ पर क्या लक्ष्य निकल कर के आते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, तो देखिए विपुल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि यस, हमारे जो ऑडियंस है अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसमें अ, इन्वेस्ट कीजिए, और आने वाले दिनों में भी इसे ट्रैक कीजिए क्लोज़ली। अगर कोई करेक्शन अगर आ जाता है तो इसमें और निवेश करके चल सकते हैं, बिकॉज़ एज़ अ कोटक हम उन्हीं कंपनीज़ को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे अपसाइड काफ़ी है।
और या तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सॉलिड परफॉर्मेंस होना जरूरी होता है, और उन्हीं स्टॉक्स को हम एडवाइस करते हैं फॉर ट्रेडिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स बोथ। चूंकि थोड़ा सा बहुत सारे लोगों का ट्रेडिंग का भी नजरिया होता है, तो वो कुछ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए मैं स्टॉप लॉस भी दूंगा। बिल्कुल। पर अगर किसी को निवेश करना है तो भी वो निवेश करके चल सकते हैं। इनमें सबसे पहले अगर मैं कहूंगा तो जोमैटो, ये एक स्टॉक है जिसे हमने विपुल जी लास्ट टाइम भी हमने कुछ उसके ऊपर बात की थी, बिल्कुल, और ये बिल्कुल। बात की थी कि इसका इम्पैक्ट जोमैटो के ऊपर नहीं आएगा, ओएनडीसी के ऊपर जो बात हो रही थी उसके बिल्कुल सही बेसिस बात, बिल्कुल सही बात। जी, पे। तो जोमैटो अभी लगता है कि करंट लेवल से यानी कि 74-75 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, 75 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसे लॉन्ग करके चले, 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखे अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो। इन्वेस्टमेंट्स के अगर टारगेट्स नजर आते हैं 95 के, ट्रेडिंग के टारगेट्स नजर आते हैं तकरीबन 85-86 के, तो जोमैटो के लॉन्ग करके चले। साथ ही साथ हमें लगता है कि इंडिगो, ये एक स्टॉक ऐसा है जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं, क्योंकि क्रूड के दामों में एक 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 फ्लैटिश सॉर्ट ऑफ व्यू बना हुआ है। 70 और 80 के डॉलर्स के बीच में ये क्रूड के दाम बने रहेंगे ऐसा नजरिया है, और अगर कोई रिसेशनरी सॉर्ट ऑफ ट्रेंड अगर यूएस में बनता है तो ये क्रूड के दाम और घटेंगे, तो जिसका बेनिफिट एयरलाइंस को होगा। और देखा जाए तो इंडियन एयरलाइंस के लिए राइट नाउ बिजनेस देखा जाए तो काफी स्ट्रांग है। अगर ऐसे स्ट्रांग बिजनेस में अगर कोई कॉस्ट अगर कम होता है तो इसके लिए विन विन सिचुएशन होती है, और इसी वजह से हमें लगता है कि इंडिगो को लॉन्ग करके चले। टारगेट्स रखे 2550 के, स्टॉप लॉस रखे 2350 का। हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 2800-2900 के भी लेवल्स दिखा सकता है, तो इसमें काफी दम है। इसमें निवेश करके चल सकते हैं। और जो तीसरा स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जो तकरीबन ट्रेड कर रहा है 380 के करीब ट्रेड कर रहा है। 360 का स्टॉप लॉस रखें, और इसका भी जो इन्वेस्टमेंट करने का व्यू है वो यही है कि कई सारे दिग्गज कंपनियों में हमने तेजी देखी है, इन्वेस्टमेंट्स देखे हैं, मिड कैप फंड्स आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और यहाँ से अगर इस पर्टिकुलर कंपनी में देखें तो डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है, तो अपसाइड तो डेफिनेटली ओपन है। 525 के टारगेट्स हमें फंडामेंटली नजर आते हैं, 425 के टारगेट्स हमें टेक्निकली नजर आते हैं। तो करंट लेवल से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं 360 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये वो शेयर हैं जहाँ पर कि आप अगर लंबी अवधि के लिए भी निवेश करना चाह रहे हैं तो फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। एक बार ज़रा फटाफट दिखा दीजिए ताकि जो दर्शक नोट नहीं कर पाएँ उनको ज़रा हम नोट करा दें, तो आप पेन कॉपी लेकर के नोट कर लीजिए। आपको ज़ोमैटो खरीदने की सलाह दी जा रही है। एक अच्छे रैली यहाँ पर देखने को मिली है, आगे भी और तेज़ी देखने को मिल सकती है, और ऑलमोस्ट 3 डिजिट के पास तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। 95 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करें। आपको एक 5 रुपये नीचे जो है एक स्टॉप लॉस दिया गया है और 20 रुपये ऊपर का टारगेट दिया गया है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है जोमेटो के अंदर। जोमेटो के अलावा जहाँ पे खरीदारी करने की सलाह श्रीकांत जी की तरफ से आई है वो है इंटरग्लोब एविएशन। यहाँ पर जो है फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिगर निकल के आ रहे हैं, जो कि अब गो फर्स्ट के उड़ान ना भरने का फ़ायदा भी इंटरग्लोब एविएशन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी करीब 2400 के आसपास है, 2398, यहाँ पे 2550 तक के लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस 2350 का आपको लगाना होगा। लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान में रखें। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी खरीदारी की सलाह है, और अभी 378 के आसपास ये शेयर चल रहा है। यहाँ पर 425 रुपये तक के लक्ष्य जो है के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, अब चलते चलते सर कोई डिस्क्लोज़र आपकी तरफ से, और क्या इस बाज़ार में, चूँकि अब हम बाज़ार भी अब 1-1.5 घंटे में बंद होने वाला है, इस बाज़ार में डरने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि काफ़ी रैली आ चुकी है, हम ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास हैं, तो घबराने या डरने की आवश्यकता है, थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है? बिल्कुल, तो देखिए अगर इस मार्केट में अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो पिछले 18 महीने से इन लेवल्स के करीब हम 3 बार आ चुके हैं, और तीनों में से 2 बार हमने काफी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखी थी। अक्टूबर 2021 में इन लेवल्स के करीब थे 18,600 के करीब। उसके बाद हम दिसंबर 2022 में इन लेवल्स के करीब आए थे, उसके बाद 16,800 के लेवल्स हमने देखे थे। बट इस बार का अगर आप मार्केट देखें तो ये थोड़ा सा अलग मार्केट है, इसमें एफआई की खरीदारी आ चुकी है, डोमेस्टिक का सेलिंग उतना हेवी नहीं है जितना पास में था, और जो फिक्स्ड इनकम के जो रिटर्न्स है वो भी उतने अट्रैक्टिव अभी नहीं लग रहे, बिकॉज़ आई थिंक उन्हीं लेवल्स पे वो फिक्स्ड इनकम के रिटर्न्स हैं। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि शायद ये मार्केट जो है उसमें अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो वो माइनर करेक्शन रहेगा, 200-300 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है। अपसाइड में हमें लगता है कि वापस एक बार ये 19,000 के लेवल्स क्रॉस कर सकता है, और इस बार के जो नंबर्स थे क्वार्टरली नंबर्स वो भी थोड़े एक्सपेक्टेशन से बेटर थे। ठीक।
कोई डिस्क्लोजर सर तो आपकी यहाँ तरफ पे हमें लगता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस पे आपके इन्वेस्टमेंट आप करते रहिए। डिस्क्लेमर यही कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी स्टॉक्स आज हमने डिस्कस किए हैं, वो हम हमारे कंपनीज को, हमारे क्लाइंट्स को हमेशा एडवाइस करते रहते हैं, तो उनके पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। मेरे पास मेरी पर्सनल होल्डिंग्स में इन स्टॉक्स की खरीदारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और तमाम दर्शक आपको बहुत पसंद करते हैं और आप ऐसे ही समय समय पे थोड़ा समय हमारे लिए निकालते रहिए ताकि हमारे दर्शकों का भी शेयर बाज़ार के बारे में ज्ञान बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो फिलहाल हेलो मनी 9 मेरा सवाल है को यहीं समेटते हैं, लेकिन कल आपके साथ हम फिर दोपहर 1 बजे जुड़ेंगे। जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए हैं उनके सवाल कल लेंगे। और हाँ, कल हमारे साथ होंगे गौरांग शाह जी। तो आपके जो भी प्रश्न हैं आप हमें व्हाट्सअप करके भेजते रहिए 9311211874 पर। कल गौरांग शाह जी से आपके तमाम शेयरों पे फंडामेंटल व्यू लेंगे। तो लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।